तो चलिए बात करते हैं 8 अप्रैल 2026 की। एक ऐसी तारीख जिसने पूरी दुनिया को एक बड़ी राहत की सांस दी। उस दिन एक ऐसे भयानक संघर्ष में युद्ध विराम का ऐलान हुआ जिसने पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को घुटनों पर ला दिया था। अब जरा सोचिए, इस ऐलान से कुछ घंटे पहले ही एक बहुत ही जरूरी समुद्री रास्ते की नाकेबंदी की वजह से तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं। कीमतें $117 प्रति बैरल के भी पार चली गई थीं। इसका सीधा मतलब था पूरी दुनिया में महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता का एक भयानक तूफान। लेकिन जैसे ही युद्ध विराम की ये खबर आई, मार्केट्स ने जो राहत की सांस ली वो देखने लायक थी। तेल की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई और वो लगभग $94 पर आकर रुकी। दुनिया एक बहुत बड़ी आर्थिक तबाही से कह सकते हैं बाल बाल बच गई। और ये ऐलान हुआ एक बहुत ही नाटकीय डेडलाइन से सिर्फ 90 मिनट पहले। इसकी मध्यस्थता पाकिस्तानी डिप्लोमैट्स ने की थी। पर सवाल ये उठता है कि हम सब इस खतरनाक मोड़ तक पहुंचे ही कैसे। तो ये जो 8 अप्रैल को डील हुई वो 2 हफ्तों की शांति पर टिकी थी। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इस शांति की जो नींव थी वो बेहद कमजोर थी, बिल्कुल रेत पर बने किसी महल की तरह। इस नाजुक सीज़फायर को पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना होगा। उस दिन जब ये युद्ध शुरू हुआ था, एक विनाशकारी अमेरिकी और इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन जिसका कोड नेम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इसका मकसद एकदम साफ और क्रूर था। इसे डीकैपिटेशन स्ट्राइक कहा गया, जिसका मतलब है ईरान की जो टॉप लीडरशिप थी उसे ही जड़ से खत्म कर देना। और इसमें सर्वोच्च नेता अली खामेनेई भी शामिल थे, जो शुरुआती हमलों में ही मारे गए, जिससे ईरान में एक बहुत बड़ा लीडरशिप वैक्यूम पैदा हो गया। अब जरा इन हमलों की ताकत का अंदाजा लगाइए। सिर्फ पहले 12 घंटों में करीब करीब 900 सटीक हमले। ये आंकड़े बताते हैं कि ये अभियान कितने बड़े पैमाने पर और कितने विनाशकारी इरादे से शुरू किया गया था। और यहाँ हम देखते हैं ईरान का जवाब। उन्होंने एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई जिसे मिलिट्री की भाषा में हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन कहते हैं। आसान शब्दों में उन्होंने सीधे अमेरिका से भिड़ने के बजाय पूरे इलाके में अपने सहयोगियों के जरिए मिसाइलों और ड्रोनों की बौछार कर दी। संयुक्त अरब अमीरात पर 500 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 2000 से ज़्यादा ड्रोन दागे गए और सऊदी अरब के बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया। लेकिन ईरान का जो सबसे बड़ा हथियार था वो कोई मिसाइल नहीं थी, ना ही कोई ड्रोन, वो था भूगोल। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट को अपना इलाका बताकर उसे ब्लॉक कर देना, इसका मतलब था कि दुनिया की 20% तेल सप्लाई एक झटके में मार्केट से गायब हो गई। ये एक तरह से इकोनॉमी पर परमाणु बम गिराने जैसा था। और इस एक कदम ने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में एक सुनामी ला दी। कच्चे तेल की कीमतें बेकाबू हो गईं और दुनिया भर की सरकारों को इस संकट पर ध्यान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। और इसी बढ़ते आर्थिक दबाव ने, आप कह सकते हैं, डिप्लोमेसी के लिए एक छोटी सी खिड़की खोली। और इस खिड़की से एंट्री हुई पाकिस्तान की, एक ऐसे मीडिएटर के तौर पर जो 2 बिल्कुल अलग अलग सोच रखने वाले पक्षों को एक मेज पर लाने की कोशिश कर रहा था। बातचीत में जो सबसे बड़ा पेंच फंसा हुआ था वो था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। एक तरफ अमेरिका कह रहा था कि ईरान अपना सारा हाईली एनरिच्ड यूरेनियम उन्हें सौंप दे। दूसरी तरफ ईरान अपने घरेलू प्रोग्राम के लिए दुनिया से मान्यता चाहता था। ये एक ऐसी जिद थी जिस पर कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। और फिर एक और बड़ा सवाल था, ये जो सीज़फायर होगा उसका दायरा क्या होगा? क्या ये सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच होगा या फिर लेबनान जैसे दूसरे मोर्चों पर भी लागू होगा? इस सवाल का जवाब बहुत जल्द, बहुत हिंसक तरीके से मिलने वाला था। और बस यहीं से हम आज की हकीकत पर वापस आते हैं। ये जो शांति का समझौता हुआ है, ये कितना नाजुक है। ये सवाल खड़ा करता है कि क्या ये वाकई शांति है या किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी। सोचिए, जिस दिन सीज़फायर का ऐलान हुआ उसी दिन इजराइल ने लेबनान में एक बड़ा हमला कर दिया, क्योंकि उनके लिए लेबनान इस डील का हिस्सा था ही नहीं। शांति के पहले ही दिन 89 लोगों की जान चली गई। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। ठीक उसी समय सऊदी अरब में तेल की अहम पाइपलाइनों पर ड्रोन हमले होते रहे। मतलब साफ था, सीज़फायर के बावजूद प्रॉक्सी ग्रुप्स अपना काम कर रहे थे और ग्लोबल एनर्जी मार्केट में अनिश्चितता बनी हुई थी। इतना ही नहीं, बहरीन की राजधानी मनामा से भी धमाकों और ड्रोन हमलों की खबरें आईं। ये सब दिखा रहा था कि कागज पर भले ही शांति हो गई हो, जमीन पर हालात अभी भी बहुत तनावपूर्ण थे। और इस सब की जड़ क्या है? जड़ है इस समझौते की सबसे बड़ी कमजोरी। वो ये कि हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों जैसे बड़े और अहम प्लेयर्स को तो बातचीत से बाहर ही रखा गया।
ये एक तरह से टिक टिक करते टाइम बॉम्ब जैसा है जो पूरी शांति प्रक्रिया को कभी भी उड़ा सकता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, ये जो इस्लामाबाद में बातचीत हो रही है, क्या ये सच में शांति की तरफ ले जाएगी या फिर ये अगले और शायद ज़्यादा बड़े तूफान से पहले का एक छोटा सा ब्रेक है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।